बच्चों, सिंह सर का हमारे एक ही सपना है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। उसी सपने को साकार करने के लिए पूरी न्यू लाइट की टीम आपके साथ लगी हुई है बच्चे। देखिए बच्चे, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ए ड्रंकर्ड इज वॉकिंग along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit on the road 11 meter away from the starting point. Then drunkard will fall into pit after. बच्चे देखो, वो कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, 5 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है। 5 स्टेप जो होता है वो फॉरवर्ड जा रहा है, 5 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है और 3 स्टेप क्या आ रहा है, बैकवर्ड, और एक स्टेप लेने में उसको 1 सेकंड लग रहा है। तो बच्चों देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी को मॉडिफाई करके क्वेश्चन ये लिया गया है, और ये आपके न्यू लाइट के मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन है बच्चे काइनेमेटिक्स का। तो अब देखिए, वो बोल रहा है कि एक स्टेप सिर्फ आपका 1 मीटर का है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर आप 8 सेकेंड चले हो, कितना चले हो, 8 सेकेंड, तो आप आगे कितना जाओगे, 5 मीटर, वापस कितना आओगे, 3 मीटर, मतलब आप चले कितना, 2 मीटर। 8 सेकेंड में आप चले कितना, 2 मीटर। तो इसका सीधा मतलब यह है बच्चे कि अगर हम 24 सेकेंड देखें, 24 सेकेंड में जो ड्रंकर्ड है, शराबी है, वो क्या करेगा, कितना चल सकता है, 2 × 3। तो प्यारे बच्चों, वो चलेगा कितना, 6 मीटर। अच्छा, अब देखिए, वो 6 मीटर चल चुका है, वो 6 मीटर चल चुका है, और इस दौरान उसको टाइम लगा 24 सेकेंड। अब हमें यह बताया गया है कि जहां से वो चलना शुरू किया है, वहां से जो गड्ढा है वो 11 मीटर है, पिट जो है वो 11 मीटर है। इसका मतलब 5 मीटर वो पहले फॉरवर्ड जाएगा। जैसे ही वो फॉरवर्ड जाएगा, वो बैकवर्ड नहीं आ पाएगा, वो गड्ढे में गिर चुका होगा। तो यहां तक जाने में उसे टाइम लगेगा 5 सेकेंड। तो यहां से बच्चे टोटल टाइम हमें मिल गया 29 सेकेंड। 29 सेकेंड के बाद बच्चा, वो जो ड्रंकर्ड है, शराबी है, वो क्या करेगा, गड्ढे में गिर जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, न्यू लाइट के मॉड्यूल का ये क्वेश्चन है, और बहुत ही उसको केयरफुली हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल एचओडी सर और उनकी पूरी टीम ने बनाया है। देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका बोल सकते हो कि 4th इक्वेशन ऑफ मोशन है, 4th इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चे। अब उसमें डायमेंशन पूछ रहा है वो Sn का, किसका पूछ रहा है, Sn का। तो बच्चे कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर Sn दैट इज इक्वल टू u प्लस a/2 to n-1। तो बच्चे देखो, आप ये कह सकते हो कि सर Sn का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, u के। लेकिन बच्चों, यहीं आपसे गलती हो जाएगी। आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो बच्चे। पहली चीज देखो, Sn की बात कर रहे हो, ठीक है। Sn का मतलब कि nth सेकेंड, पर्टिकुलर nth सेकेंड में चली गई दूरी। तो बच्चे s nth अगर आप देख रहे हो, तो आप इसका मतलब क्या देख रहे हो, डिस्टेंस। क्या देख रहे हो, डिस्टेंस। या दूसरी चीज देखो बच्चे, जब हम ये फार्मूला लिखते हैं ना, तो ये वास्तव में u × 1 होता है, और 1 क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। तो ये जो 1 सेकेंड है, इसको हम लोग अपने फायदे के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके u लिख देते हैं, लेकिन ये वास्तव में है क्या बच्चे, u × 1 सेकेंड। तो अगर इसका u का डायमेंशन हम लिखना चाहें, तो इस टर्म का डायमेंशन लिखना चाहें, तो ये होगा LT की पावर -1 × t। यहाँ से बच्चे कैंसिल करोगे, कितना आ जाएगा, L। तो देखिए बच्चे, इसमें एकदम कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, m की पावर 0, L की पावर 1, t की पावर 0। फिर बच्चे आते हैं हम लोग, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.06909000। बच्चे इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। इसमें अगर आप देखोगे रूल, तो ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4। अब इतना इजी क्वेश्चन है बच्चे, इस पे तो आप लोग आराम से 4 नंबर उठा लोगे। फिर आते हैं बच्चे कि सम पूछा जा रहा है नंबर्स का, और वो भी एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में। तो बच्चे देखो, इसको अगर हम जोड़ दें, 436.22 प्लस 27 प्लस 0.301। बच्चे इसको हमें सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेशन अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 663.821, ये आएगा बच्चे। लेकिन हमें पता है बच्चा
कि हम ठीक है आंसर जो देंगे वो लिस्ट सिग्निफिकेंट के टर्म में देंगे, और दूसरी चीज वो कह रहा है कि अप्रोप्रिएट देना है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर अगर हम देखना चाहेंगे तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसको ठीक है जब राउंड ऑफ कर देंगे तो आ जाएगा 664। ये बच्चे आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। देखिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं मास और वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर 4.237 ग्राम एंड 2.5 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। अब आपको डेंसिटी बतानी है बच्चे, तो आपको एक फार्मूला पता होगा बच्चा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मास वो दे के रखा है आपको 4.237 ग्राम अपान 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा देखिए ग्राम को किलोग्राम में और सेंटीमीटर क्यूब में बदलने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपना आंसर डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं। अच्छा बच्चे जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.6948। अब ये कैलकुलेशन बच्चे आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। 1.6948 आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चे, ये आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा लेकिन बच्चे वो पूछ रहा है कि इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट सिग्निफिकेंट लेंगे बच्चे। ये कितना आ जाएगा 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे इसको केजी और मीटर क्यूब में चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहां से बच्चे आपका आंसर आ गया 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो अगला क्वेश्चन है बच्चे, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट। अब रेक्टेंगुलर शीट है बच्चे, उसका आपको लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, और पूछ क्या रहा है आपसे एरिया। तो इतना आपको भी पता है बच्चे कि एरिया जो होता है रेक्टेंगुलर शीट का वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा दूसरी चीज वो आपसे पूछ रहा है कि इसको आपको सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में बताना है। तो बच्चे इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एरिया इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 16.2 इंटू 10.1। अब बच्चे जब इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इसका बच्चे 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो। अच्छा अगली चीज ध्यान देना कि अगर अब हम लिख रहे हैं तो इसको हम लिखना चाहें तो ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसको बताइए आप एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसका सबसे आसान तरीका है बच्चे कि हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा ए बाई ए निकाल लें, रिलेटिव एरर निकाल लें। तो रिलेटिव एरर निकालना बहुत आसान है बच्चे, हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब देखो बच्चे डेल्टा ए आपको पता करना है, ए की वैल्यू आपको पता है बच्चे। अच्छा ए की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, पता है तो रख देते हैं यहीं पे। ए की वैल्यू आपने निकाल ली है बच्चे 163.62। यहां पे बच्चे अब देखो ये आपको पहले ही बोल के रखा है कि लेंथ का कितना 16.2। तो बच्चे इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा 0.1 अपान 16.2 प्लस बच्चे इसी को लिख सकते हो 0.1 अपान 10.1। इस तरीके से बच्चे अब यहाँ से डेल्टा ए अगर आप निकालना चाहो बच्चा तो इसे लिख सकते हो 0.1 अपान 16.2 प्लस 0.1 अपान 10.1 इंटू बच्चे आप क्या लिख सकते हो 163.62। अब बच्चे सिंपल सा आपको काम करना है कि कैलकुलेशन करना है, सिंपल सा बच्चे आपको कैलकुलेशन करना है और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चे 2.63 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी बच्चे। अब देखो आपको पता है बच्चे कि आंसर तो आपका आ चुका है 2.663, लेकिन अब जब हमें लेना है तो हम ठीक है आंसर तो ये ध्यान रखेंगे कि ये ठीक है राउंड ऑफ करके आंसर लेंगे, और जब राउंड ऑफ करके इसे लेंगे बच्चे और राउंड ऑफ करना है तो आपको एक सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो यहाँ से बच्चे डेल्टा ए जो आएगा वो राउंड ऑफ करने के बाद 3 आएगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ। तो बच्चे जब हम एरिया लिखना चाहेंगे ए तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 163.62 प्लस माइनस 3 और यूनिट होगी बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा देखिए ऐसा कोई आंसर है कि नहीं आपके सामने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6।
अब देखिए एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चे कि इसको करते हुए अब ये जो डेटा है इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 164 ± 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चे यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज along द प्रिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ए बी। वैल्यू पूछ रहा है बच्चे आपसे ए बी की, वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है ए बी की। तो बच्चे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ए बी की ही कि ए बी आ कितना रहा है, उसके बाद फिर हम लोग प्रिसीजन देखेंगे, एरर क्या है वो देखेंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, दो क्वांटिटी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो ये बच्चे 2.5 इंटू 0.10, ये आ जाएगा बच्चे 0.25। अब देखो दूसरी चीज ध्यान देना कि 1 मीटर पर सेकंड में है और दूसरा किस में है, सेकंड में। तो यहां पे जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपको मिलेगा क्या, मीटर। अब दूसरी चीज बच्चे हमें पता है कि ठीक है ए बी निकालना है, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको रिलेटिव एरर के फॉर्म में चेंज करते हैं और रिलेटिव फॉर्म के रूप में लिखते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ए बी अपान ए बी दैट इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो प्यारे बच्चों अब आपको ठीक है सिर्फ डेल्टा ए बी की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा ए बी अपान ए बी की वैल्यू तो अभी आप निकाल के बैठे हो बच्चे 0.25। यहां पे बच्चे अब देखो ध्यान देना है आपको कि यहां पे ठीक है ये जो है वो आपका ठीक है वैल्यू है, साथ में ये ठीक है एरर है। तो एरर को ऊपर डेल्टा ए को ऊपर की तरफ लिखेंगे तो ये बच्चे हो जाएगा 0.5 अपान 2.5 प्लस 0.01 अपान 0.0। अब इसे बच्चे चाहो तो आप लिख सकते हो, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दो बच्चे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अपान 25 प्लस बच्चे 1 अपान 10। इसे लिख सकते हो 1/5 प्लस 1/10। यहाँ से बच्चे अगर हम डेल्टा ए बी निकालना चाहें तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 0.25 इंटू, ये बच्चे अगर लिखना चाहोगे तो ये ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 हो जाएगा, ये 1, ये क्या कितना हो जाएगा 3/10। तो बच्चे सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा 0.75 अपान 10। इसे लिख सकते हो 0.075। इस तरीके से लिखना बच्चे पॉसिबल है। अब देखो बच्चे बात यह है कि अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.08। तो बच्चे अगर अब हमें ए बी की वैल्यू लिखनी हुई, ए बी की वैल्यू अगर हमें लिखनी हुई तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ए बी इज इक्वल टू, अब पहली वैल्यू तो बच्चे आप निकाल के बैठे हो और पहली वैल्यू जो आपने निकाली है उसमें जो वैल्यू आई है 0.25 आई है, 0.25। ये देखिए बच्चों प्लस माइनस क्या लिखोगे बच्चे 0.08, और ये जो वैल्यू आई है वो किस में आई है, मीटर में। ये भी मीटर में है, ये भी किस में है बच्चे, मीटर में। तो इस तरीके से अगर हम ए बी की वैल्यू देखें तो 0.25 हर ऑप्शन में है, लेकिन 0.08 सिर्फ एक ऑप्शन में है, 7th का फर्स्ट। फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बच्चे कि ए की वैल्यू दी है, वी की वैल्यू दी है और आपसे वो रूट ए बी की वैल्यू कहीं ना कहीं पूछ रहा है। तो बच्चे देखो अब हम लिखना चाहें तो हमें सबसे पहले रूट ए बी की वैल्यू चाहिए। तो रूट ए बी इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 1.0 इंटू 2.0। यहां तक लिखना बच्चे पॉसिबल है क्योंकि ए की वैल्यू देखो आपको दे के रखा है, बी की भी वैल्यू दे के रखा है और आपसे वो फाइनली पूछ रहा है कि रूट में ए बी की वैल्यू बता दीजिए। हल्का सा कैलकुलेशन है बच्चे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो बच्चे अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू बच्चे आपको पता है 1.414।
अच्छा, कोई और क्वेश्चन होता है इतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मानता तो मांगता हमसे, तो 1.4 इसकी वैल्यू ले लेते। अब देखो बच्चे, रूट ए बी की वैल्यू आपने निकाल ली है, ठीक है, एक तरफ मीटर है दूसरी तरफ भी क्या है, मीटर है, और ये रूट में मल्टीप्लाई हुआ है बच्चे, इसलिए हमें दोनों का जो मिलेगा वो यूनिट क्या मिलेगा, मीटर ही मिलेगा बच्चे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ बच्चे हम ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन में कि अब हमें निकालना है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए बच्चे हम कुछ ऐसे लिखेंगे, डेल्टा ए बी। अच्छा, डेल्टा ए बी आप लिखोगे, लेकिन ये डेल्टा ए बी वास्तव में होना किस में चाहिए, रूट में। ये पूरी की पूरी वैल्यू किस में चाहिए, रूट में, अपान बच्चे रूट में ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। और हमें निकालना है बच्चे यहाँ पे रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में देखिए, अब रूट का मतलब होता है कि पावर हाफ, अगर पावर हाफ हो रही तो इसका सीधा मतलब बच्चे हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि जैसे देखो बच्चे, अगर रूट में कोई चीज़ लिखी है, रूट एक्स लिखा है, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। और आपको पता है कि एरर में बच्चे हम क्या करते हैं, इस चीज़ को नीचे, पावर जो भी होता है उसको नीचे ले लेते हैं, प्लस या साइन माइनस से, साइन से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो बच्चे अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको अब ये ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए बाई ए प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी। यहाँ से बच्चे 1/2 वही रहने दो, डेल्टा ए की वैल्यू जो हम रखेंगे वो ये रखेंगे 0.2/1 प्लस 1/2 इंटू 0.2/2। इस तरीके से बच्चे आप आसानी से लिख सकते हो। अच्छा बच्चा, आप देखो इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, रूट में ए बी अपान, ये जो वैल्यू निकाली है आपने, ये आई है बच्चे 414, ये बराबर आ जाएगा बच्चे 0.2/2 प्लस 0.2/4। सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चे, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चे कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल लेंगे रूट ए बी की, और ये बच्चे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.21। सिंपल कैलकुलेशन है बच्चे, अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं कर दे रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा बच्चे 0.2 और ये 0.2, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो इसे 0.4/4 लिख सकते हैं, प्लस 0.2/4 लिख सकते हैं। यहाँ से बच्चे आ जाएगा ये 0.6/4, इसे लिख सकते हैं 0.3/2। आगे का कैलकुलेशन बहुत ईजी है बच्चे आपके लिए। अब यहाँ से रूट ए बी की वैल्यू जो आई बच्चे वो कितनी आ गई, 0.21। लेकिन बच्चा हमें जो आंसर चाहिए वो ठीक है बोल के रखा है कि जब भी आंसर हम लिखेंगे वो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे राउंड ऑफ करने के बाद बच्चे इसकी वैल्यू 0.2 आएगा, राउंड ऑफ करने के बाद लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर आएगा। अच्छा बच्चे, अब वो कह रहा है कि आंसर आप बता दीजिए। तो अब आप देख चुके हो बच्चे कि एक तरफ आपके पास कितना आ रहा है 1.414, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो बच्चे ये कितना आ जाएगा 1.4। और ये बच्चे कब आ रहा है आंसर, राउंडिंग ऑफ पे। तो यहाँ से बच्चे आपका जो आंसर आएगा वो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 4th। फिर बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यंग मॉडुलस किसी स्टील का दिया है बच्चे 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। When expressed in CGS unit of dynes per centimeter square, then it will be equal to 1 न्यूटन। और बच्चे देखो कुछ नहीं करना है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट एज इट इज लिख देते हैं। y की वैल्यू आपको दे रखा है बच्चे 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। बच्चे देखो ये छोटा सा डेटा आपको दे के रखा हुआ है। अब हम लिखना चाहें बच्चे तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1.9 इंटू 10⁻11 इंटू 1 न्यूटन इक्वल टू होता है बच्चे 10⁻5 डाइन अपान। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलोगे बच्चे, ठीक है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे देखो अगर प्रॉब्लम हो रही तो मैं बता दे रहा हूं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है बच्चे 10⁻2 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, इधर बच्चे क्या आ जाएगा 10⁻2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब बच्चे देखो सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है 1.9 इंटू 10⁻11 उसी तरीके से रहने दीजिए। ये बच्चे ऊपर आएगा तो पावर हो जाएगी माइनस में, तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चे 10⁻5 - 4 यानी 1 आएगा। और बच्चे ये हो जाएगा, यहां से बच्चे अगर आप देखो तो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो यहां पावर कुछ नहीं दिया है तो आपको पता है 1 ही होगा, तो बच्चे यहां से लिख सकते हैं 1.9 इंटू 10⁻12। यहां से बच्चे आंसर आपका आ जाएगा 3rd, इसका आंसर आ गया आपका 3rd। इसके बाद आते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। मोमेंटम P, एरिया A एंड टाइम T आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन एनर्जी हैव डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा बच्चे सबका डायमेंशनल फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं पहले। आपको एनर्जी का पता है कि जो एनर्जी का होता है वही किसका होता है, वर्क का। जो एनर्जी का होता है वही किसका होता है, वर्क का। तो आपको वर्क का तो बच्चे याद ही होगा, ml⁻2 T⁻²। अब एनर्जी में कोई भी एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो बच्चे, वहां में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि मोमेंटम P है, एरिया A है और टाइम T है, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह यूज करना है। अब बच्चे वो मोमेंटम बोला है तो आप समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है, लीनियर मोमेंटम की। तो यहां पे बच्चे P = आप लिख सकते हो, अब देखो मोमेंटम का फार्मूला होता है बच्चे मास इंटू वेलोसिटी, तो डायरेक्ट लिख सकते हो मीटर लेंथ (10⁻⁻1). m जो है वो डायमेंशन है किसका, मास का, L⁻⁻1 है वो वेलोसिटी का है बच्चे। अगर हम एरिया का लिखना चाहें तो आपको पता है बच्चे कि लेंथ है तो L होगा, एरिया होगा तो L² होगा। अब किसी भी तरह का एरिया हो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, L²। अगला देखो बच्चे T क्या है, टाइम, और टाइम का टाइम ही रहेगा बच्चे। यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब देखो बच्चे वो कह रहा है कि एनर्जी को हमें डायमेंशनल फार्मूला के रूप में निकालना है, जहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें मोमेंटम को लेना है, एरिया को लेना है, टाइम को। तो हम ऐसे लिख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P⁻A, A⁻B, T⁻C। तो बच्चे अब प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन हटाएंगे और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे, तो E = K। अच्छा ये जो K हम लिखते हैं ना, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, बस ये बात याद रखना बच्चे। हम जो ये यूज कर रहे हैं ये डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये आपका डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बच्चे, बस इस चीज़ पे ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे P⁻A लिख सकते हैं, A⁻B लिख सकते हैं, T⁻C। अब बच्चे सिर्फ फर्दर कैलकुलेशन का काम बचा है, तो E को हम क्या लिख सकते हैं, E को अगर हम बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं डायमेंशनल फॉर्म में ही, ज़्यादा टाइम नहीं किल करते हैं, ml⁻2 T⁻²। ये बराबर हो जाएगा बच्चे K। अब देखिए मोमेंटम का हमें लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, mL⁻⁻1, इसकी पावर A। दूसरा बच्चे हम लिखेंगे एरिया को, तो एरिया का मतलब L²⁻B, और तीसरा बच्चे टाइम है तो टाइम की पावर C। अब बच्चे यहाँ से सिर्फ अब कैलकुलेशन बचा है, कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे और आंसर तक हम लोग पहुँच जाते हैं, K आएगा। अब देखो बच्चे इधर पे हम देखेंगे तो ये आ जाएगा m⁻A, L⁻A, T⁻−A, L⁻2B, T⁻C। बच्चे हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो लेंथ ही 2 बार है, बाकी सारे डेटा एक एक बार हैं, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं मिलने वाला है हमें बच्चे इसमें। तो इसे लिख सकते हैं K, इसे लिख सकते हैं m⁻A, L⁻A + 2B, T⁻−A + C। अब देखो बच्चे सिर्फ न्यूमेरिकल का काम बचा है, अब उसको हम लोग कर देते हैं।
अब कंपेयर कर दीजिए बच्चे, यहां से m की पावर 1 है, यहां पे a है, तो बच्चे यहां से आ गया a की वैल्यू 1, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बच्चे। अगला देखिए, हमें पता है बच्चे कि माइनस a प्लस सी कंपेयर करने के बाद टाइम को वैल्यू आ रही है -2। तो अब देखो बच्चे, यहां पे हम लिख सकते हैं -1 प्लस सी इक्वल टू -2। तो यहां से बच्चे c इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 प्लस 1, यहां से c इक्वल टू बच्चे क्या आ गया, -1। अभी सिर्फ हमें b की वैल्यू बच्चे निकालनी बची है, उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। a प्लस 2b अगर लिखना हुआ बच्चे, लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये 2 आ रहा है, ये वैल्यू 1 है, प्लस 2 इंटू बी इक्वल टू 2। तो यहाँ से बच्चे 2 इंटू बी को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1। यहाँ से बच्चे b इक्वल टू आ गया, 2b इक्वल टू आ गया 1, तो b इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो यहाँ से बच्चे e इक्वल टू हम लिख सकते हैं k, p की पावर a है बच्चे, a की वैल्यू आपने कितना निकाला है, 1। उसके बाद फिर बच्चा एरिया, a की पावर b है, b की वैल्यू कितनी आई है, हाफ। उसके बाद तीसरा क्या है बच्चे, टाइम, c की वैल्यू आई है -1। अब देखिए बच्चे, आपको पता है कि p की पावर 1 आना चाहिए, a की पावर क्या आना चाहिए, हाफ आना चाहिए, और t की पावर क्या आना चाहिए, -1। तो इस तरह से बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का जो हो गया वो 4th ऑप्शन हो गया। सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, हल्का सा कैलकुलेशन था बस। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, और ये भी आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी के मॉड्यूल में ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से इस पे क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चे। तो देखो, अब ये पूछ रहा है, अमंग द 4 ग्राफ्स देयर इज ओनली 1 ग्राफ फॉर विच एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल OT कैन बी वेनिश फॉर अ सुटेबल चूजन टाइम। अब बच्चे ध्यान से देखो, तो इस पूरे केस में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में दो डिफरेंट टाइम पर अगर हम देख रहे हैं, तो दो डिफरेंट टाइम पर एक वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की मिल रही है। इसका मतलब यह है कि कुछ टाइम के लिए वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और कुछ टाइम के लिए क्या होगी, नेगेटिव। कुछ इस तरीके से आप समझिए कि अगर ये ऐसे है, इधर की तरफ प्लस बढ़ते हुए, घटते हुए माइनस, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन मिल रही है जिसपे एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है बच्चे, वेनिश हो सकती है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम 8th फ्लोर, कि एक लिफ्ट है जो 8th फ्लोर से बच्चे नीचे की तरफ आ रही है, एंड इज जस्ट अबाउट टू रीच 4th फ्लोर, कि एक जो लिफ्ट है देखिए, बाकी से हमें मतलब नहीं, क्वेश्चन में जितना पूछा उतना देखते हैं। ये कहां की तरफ आ रहा है बच्चे, नीचे की तरफ। कह रहा है कि टेकिंग ग्राउंड फ्लोर एज ए ओरिजिन, कि हम क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर को ले लेते हैं ओरिजिन, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड फॉर ऑल क्वांटिटीज, कि सारी क्वांटिटीज के लिए हमें डायरेक्शन कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। सारी क्वांटिटीज के लिए हमें डायरेक्शन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो बच्चे देखो, जैसा कि हमें पता है कि ये 8 से कहाँ आ रहा है, 4 की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट जो डिमांड है क्वेश्चन की बच्चे, हम उस पे आते हैं। यहाँ पे जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, अगर ध्यान से देखिए तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ, और बोला गया है कि ऊपर की वैल्यू को पॉजिटिव लेना है। जब अपवर्ड डायरेक्शन को ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो सीधा मतलब ये है बच्चे कि डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिलेगा, निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, निगेटिव। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, इसका सीधा मतलब ये है बच्चे कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 से छोटा होगा। बच्चे यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट आपको नीचे की तरफ मिल रहा है, बॉडी भी मूव कहां कर रही है, नीचे की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी भी कहां होगी, नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी भी बच्चा आपको क्या मिलेगी, निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि v भी क्या होगा, 0 से छोटा होगा, वेलोसिटी भी छोटी होगी। अगली चीज देखिए बच्चे कि अगर 4th फ्लोर पे वो पहुंच रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन। क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन।
लेकिन हमें बोला गया है बच्चे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अपवर्ड लेना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ है, अपवर्ड। एक्सेलरेशन कहाँ है, अपवर्ड। अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो बच्चे इसे हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है डेटा में। तो इससे बच्चे ये क्लियर हो गया कि ए जो होगा वो ग्रेटर होगा 0 से। तो आइए ऑप्शन मिला लेते हैं, x लेस देन 0, y लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0। बच्चे जाना ही नहीं था आगे, फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया। फिर बच्चों हम बढ़ते हैं आगे, कह रहा है कि इन वन डायमेंशनल मोशन इंस्टैंटेनियस स्पीड सेटिस्फाई 0 that is less than or equal to v and v is less than v0। अब ये आपसे पूछ रहा है बच्चे इस क्वेश्चन में कि ये जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा कंडीशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए अगर हम कहीं ना कहीं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। बच्चों ऐसा लिखना पॉसिबल है। अब देखिए इसी को चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स इक्वल टू वी डी टी। कुछ नहीं किया है बच्चे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया गया है। परेशान मत होइए बच्चे, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो डी एक्स इक्वल टू क्या आया है, वी डी टी। अब बच्चे इसके बाद अगर हम लिखना चाहें तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटीग्रेट कर देना है। बच्चे इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से x तक। और v की ठीक है, v के साथ dt है तो उसकी लिमिट हम लेंगे, तो लिमिट ठीक है कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 0 से t तक। दिखाई दे रहा होगा बच्चे थोड़ा बहुत आपको, तो उसके लिए परेशान मत होइए। x इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चे। अब देखो बच्चे कहीं ना कहीं ये बोल के रखा है कि हमें जो ये लेना है ठीक है वो v0 के टर्म में है, तो यहां हम ठीक है v0 को ले लेते हैं। देखो बच्चे एक चीज यहां ध्यान देना कि वेलोसिटी जो है वो ठीक है, हो सकता है कि किसी न किसी एक ठीक है कांस्टेंट के रूप में हम फाई ले लेते हैं या अल्फा थीटा कुछ भी ले लो, उस टर्म में दिया हुआ है। तो x इक्वल टू वी नॉट टी माइनस 0 दिया है, t माइनस 0 हो जाएगा बच्चे। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, वी नॉट टी। अच्छा देखिए अब इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो गई बच्चे कि अगर ठीक है ये v को याद रखना बच्चे कि वी नॉट के साथ किसी न किसी एक कांस्टेंट का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है अब बच्चे यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि अब इंस्टैंटेनियस में 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, कि अब ये वैल्यू जो होगी अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की, तो ये आ जाएगा बच्चे वी नॉट टी। दूसरी तरफ बच्चे केस हमें मिनिमम का भी मिल सकता है, तो मिनिमम में हमें जो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं करना है बच्चे, बस माइनस साइन लगा देना है। ये क्या मिल सकता है, माइनस वी नॉट टी। अब ये बच्चे दोनों डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं माइनस वी नॉट टी से x बड़ा होगा, कुछ ये केस मिलेगा। तो बच्चे ऐसा केस सिर्फ सेकेंड में आपको मिल रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई x इक्वल टू टी माइनस 2 स्क्वायर वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल इन 4 सेकेंड। बच्चे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके साथ चालाकी कर दी गई है, वो डिस्प्लेसमेंट दे के डिस्टेंस पूछ रहा है। और देखो यहाँ पे ये क्लियर हो जा रहा है t माइनस 2। अब इस पे आप वेलोसिटी निकाल के चेक करोगे कि ये 0 हो रहा है कि नहीं। अगर वेलोसिटी कहीं 0 नहीं हो रही है तब तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी अगर 0 हो रही है तो वहाँ बच्चे आपको समस्या होगी। तो देखो बच्चे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी 0 हो रही है या नहीं। x इक्वल टू बच्चे दिया है t माइनस 2 का स्क्वायर। अब बच्चे दोनों साइड क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये आपको देगा dx बाई डी टी दैट इक्वल टू 2 t माइनस 2। ये आपको देगा क्या बच्चे, वेलोसिटी। ये आपको देगा क्या, वेलोसिटी।
अच्छा, अगली चीज़ पे अगर हम ध्यान दें तो ठीक है, वेलोसिटी को अगर डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा, डी बाई डी टी। यहाँ से बच्चे हमें जो मिला हुआ है सिर्फ वो डेटा को अगर हम करना चाहें तो डायरेक्ट हमें सिर्फ क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो डी अपान डी टी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2t माइनस 4 लिखोगे बच्चे, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब एक्सेलरेशन बच्चे आपको दे के रखा है, अच्छा मीटर और मीटर पर सेकेंड में दे के रखा है, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे लगता है बच्चे यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा बच्चे, एक चीज़ याद रखो कि अगर t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है, तो फिर v की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें उस कंडीशन पे, तो बच्चे t की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो v आपका कितना आ जाएगा, ये 0 होगा, 2 इंटू -2 कितना आ जाएगा बच्चे, -4 मीटर पर सेकेंड। दूसरा बच्चे, अगर आप देखोगे वेलोसिटी जब 0 हो रही है तो वो कंडीशन t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मिल रही है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 की वैल्यू रखोगे तो बच्चे यहाँ पे वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, 0। फिर बच्चा अगला आप देखोगे कि हमें ये ठीक है डिटरमाइन करना है फर्स्ट 4 सेकेंड तक, तो अगला टाइम लेंगे 4 सेकेंड। यहाँ पे बच्चे टाइम की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे देखो, अब इसके बाद हमें छोटा सा काम करना है कि ग्राफ को प्लॉट करके हम निकाल लेंगे। देखो बच्चे, ये आपका वेलोसिटी का है, दूसरी तरफ किसका है, टाइम का। अब बच्चे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी -4 है, वेलोसिटी -4 ले लेते हैं, और ये वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड में है और टाइम जो है वो सेकेंड में है। दूसरा वो कह रहा है बच्चे कि v इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब वेलोसिटी आपको 0 मिलेगी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो 2 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी क्या मिलेगी, 0। कुछ ऐसे खींच दे। आगे वो कह रहा है कि 4 सेकेंड पे वेलोसिटी आपको कितनी मिलेगी, 4। यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। बस ये है बच्चे, ये 4 सेकेंड है, ये आपका 2 सेकेंड है। अब क्वेश्चन में बस एक चीज याद रखना बच्चे कि आपको क्या दिया गया है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे कि मॉड ले लेंगे दोनों का, और उसमें आपको बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो बच्चे, अगर हम इसका एरिया लें, और एरिया हमें मॉड में लेना है बच्चे, मॉड A1 प्लस मॉड A2 कभी, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो बच्चे पहला तो हो गया हाफ इंटू, बच्चे देखो अगर ट्रायंगल का एरिया निकालते हो तो ये क्या हो जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये बच्चे आपको क्लियर हो गया है कि ठीक है, एक तरफ आपके पास कितना है, 4 है, दूसरी तरफ कितना है, 2। तो बहुत आसानी से कर सकते हो बच्चे। ये देखो 4 इंटू 2 प्लस बच्चे हाफ 4 इंटू 2, 2 से 2 को कैंसिल कर दो बच्चे, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 4 प्लस 4, यहाँ से कितना आ गया, 8। अब बच्चे आपको क्लियर हो गया कि ये जो डिस्टेंस आपको मिल रही है ये टोटल कितना मिलेगी, 8 मीटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चे, हल्का सा सोचना था। इसमें इस बात को ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो हमेशा हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे कि एक कोई मेट्रो स्टेशन है, उसमें गर्ल्स जो है वो स्टेशनरी एक्सीलेटर पे चल रही है बच्चे, टाइम t1 पे। स्टेशनरी बच्चे वो खुद रेस्ट पे रह रही है और इस बार एसीलेटर चल रहा है, तो उसको टाइम लग रहा है t2। अगर दोनों एक साथ चले तब वो आपसे पूछा जा रहा है बच्चे। ये याद रखिएगा कि ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। 2 बार इस पे नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे, एक बार एज इट इज पूछा गया और एक बार सिर्फ वैल्यू को चेंज किया गया है। तो बच्चे वो दोनों क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में मिलेंगे, तो उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बच्चे t1 प्लस ठीक है, एक टाइम आपको t1 दे दिया गया है और ये वैल्यू तब t1 दी गई है बच्चे जब ठीक है गर्ल सिर्फ मूव कर रही है। तो अब हम पहला 3 केस हमें मिलेंगे बच्चे, तीनों केस को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले केस में बच्चे
गर्ल मूव कर रही है बच्चे, पूरी इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, आपका टाइम नहीं कल है, गर्ल मूव कर रही है और ठीक है एक्सीलेटर किस पे है, रेस्ट पे। तो उस कंडीशन में जो आपको मान लेते हैं कि जितनी लेंथ चलनी पड़ रही है वो l है और वेलोसिटी कितनी है v है, इनटू टाइम क्या ले लेते हैं t1। तो यहाँ से बच्चे t1 जो टाइम आया वो कितना आ गया l/v। मुझे लगता है बच्चे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर हम v के टर्म में इसको ज़रूरत पड़ेगी तो क्या लिख सकते हैं, जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे यूज कर लेंगे बच्चे, l/t1 जैसी ज़रूरत होगी वैसे यूज कर लेंगे। यहाँ पे ओनली गर्ल इज मूविंग। दूसरा बच्चे गर्ल जो है वो रेस्ट पे है, एक्सेलेटर इज मूविंग। देखो बच्चे लेंथ तो आपको वही इक्वल ही ट्रेवल करनी पड़ेगी, लेंथ जो होगी आपको इक्वल ही ट्रेवल करनी पड़ेगी, बदलेगा सिर्फ क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम ले लेते हैं v डैश इनटू बच्चे टाइम आपको पहले दे रखा है t2, तो यहाँ से t2 इक्वल टू आ जाएगा l/v डैश, या अगर वेलोसिटी v डैश निकालना हुआ तो l/t2 आ जाएगा बच्चे। जैसा क्वेश्चन में ज़रूरत होगी बच्चे वैसा हम यूज कर लेंगे। अब आगे बोला जा रहा है कि टाइम टेकन जब दोनों मूव कर रहे हैं, तो बच्चे दोनों मूव कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि लेंथ जो होगी जब दोनों मूव कर रहे हैं उस कंडीशन में लेंथ जो होगी वो v प्लस v डैश, क्योंकि नेट वेलोसिटी तो यही मिलेगी, इनटू टाइम क्या लगेगा t2। यहां तक बच्चों मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। l इक्वल टू आप लिख क्या सकते हो, v की जगह क्या लिख सकते हो बच्चे, l/t1। ये टाइम आपको निकालना है बच्चे, तो ये टाइम अलग ले लेते हैं, t3 ले लेते हैं। अब t1 प्लस बच्चे आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी l/t2 इंटू t3। आपको बच्चे से t3 निकालना है, l को देखिए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1/t1 प्लस 1/t2 इंटू t3। l से l को कैंसिल कर दीजिए बच्चे, तो 1 इक्वल टू ये आ जाएगा t2 प्लस t1 अपान t1 t2 इंटू t3। बच्चे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सिर्फ आपको निकालना है t3, तो इस डेटा को इधर भेज दो, तो t1 t2 अपान t1 प्लस t2 ये बच्चे आपको दे देगा t3। वो टाइम जब दोनों चल रहे हैं उसके बाद वो जो टाइम लेंगे ठीक है चलने में, वो टाइम t3 है आपका। और बच्चे यहाँ से ये आंसर हो गया थर्ड, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है बच्चे। अब हम लोग आते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पे। अच्छा हाँ, थोड़ा सा बच्चे देखो पेपर में आपके सही है, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा हल्का हो गया है, ठीक है पेपर में आपके सही है बच्चे, लेकिन यहाँ डायग्राम थोड़ा सा हल्का हो गया, तो उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। तो देखो अब ये कह रहा है कि इनिशियली एक कोई बॉडी है वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है आफ्टर 6 सेकेंड, इसकी वेलोसिटी बच्चे आपको बतानी है आफ्टर 6 सेकेंड। तो बच्चे देखो पहली चीज़ याद रखो कि अब यहाँ पे एक ठीक है, एक तरफ एरिया है, सॉरी एक्सेलेरेशन है, दूसरी तरफ टाइम है, तो इसका जो एरिया होगा बच्चे, इसका जो एरिया होगा बच्चे वो आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी। जहां भी एक्सेलेरेशन की बात होगी बच्चे, जहां भी एक्सेलेरेशन की बात होगी बच्चा लोग, वहां पे कहीं भी बच्चे हम चेंज इन वेलोसिटी ही लिखेंगे, डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं लिख सकते। तो बच्चे अगर हम लिखना चाहें तो इसका जो एरिया होगा इस ग्राफ का है, एरिया ऑफ ग्राफ, वो देगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा बच्चे बस एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि वहां पे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वहां पे डिस्टेंस जो होती है वो ठीक है हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और बच्चा नेगेटिव भी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए कि आगे कोई समस्या ना हो, हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है अलग अलग एक का पॉजिटिव ले लेंगे, दूसरे का क्या ले लेंगे, नेगेटिव। अच्छा ये एरिया अगर हम निकालना चाहें मेरे प्यारे बच्चों, ये पर्टिकुलर एरिया,
तो बच्चे देखो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या है, हाफ 10 इंटू 5, और ये मान लेते हैं कि ये एरिया आपको A1 दे रहा है। दूसरा बच्चे अगर इसका एरिया निकालना हुआ तो हाफ 1 इंटू बच्चे कितना आएगा 10, यहां से बच्चे ये कितना आ जाएगा 5। अच्छा इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा 25। यहां तक लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। तो यहां से बच्चे एरिया ऑफ ग्राफ, ये बच्चे एक तरफ आपको क्या आ रहा है बच्चा, A1 माइनस A2। A1 की वैल्यू 25 है, -5 बच्चे कितना आ गया 20। अब ये आपको पता है बच्चे कि 20 जो मिल रहा है वो चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना बच्चे, क्योंकि हमें पता है बच्चे कि एक्सेलरेशन टाइम का जो ग्राफ होता है, अगर उसका हम एरिया लेंगे तो वो चेंज इन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी नहीं देगा। और अगर इसका हम स्लोप देखते हैं तो वो जर्क देता है। ठीक है, जर्क आपके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने वैसे जनरल बता दिया। अब इसके बाद एरिया ऑफ ग्राफ की बात हम लोग कर चुके हैं बच्चे। अब देखो हमें बोल के रखा है कि वेलोसिटी तो 20 मिल गई, लेकिन वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा था, किससे 10 से। तो चेंज इन वेलोसिटी ये बच्चे होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी आपको 20 मिली है, v फाइनल निकालना है माइनस, और बच्चे आपको वेलोसिटी दे के रखा है -10, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो -10। तो यहाँ से बच्चे 20 इक्वल टू v फाइनल प्लस 10। यहाँ से बच्चे वेलोसिटी जो फाइनल मिलेगी कब, 6 सेकेंड बाद, वो बच्चे कितना आ गया 20 माइनस 10, कितना आ गया बच्चे 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अगला कह रहा है बच्चे फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये देखो बच्चे, एक तरफ वेलोसिटी का स्क्वायर दिया है, दूसरी तरफ क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां पे जो ग्राफ दिया है, ग्राफ जो है वो किसके किसके बीच है, वेलोसिटी के स्क्वायर वर्सेस टाइम के, दो चीजों के बीच में आपको ग्राफ दिया है बच्चे। तो इसमें देखो बच्चे, थोड़ा सा ग्राफ का आप कॉन्सेप्ट लगा दो। चलो इसको बहुत प्यारे तरीके से करते हैं बच्चे। तो स्लोप अगर हमें निकालना हुआ बच्चे, तो हमें पता है कि हम क्या लिखेंगे, dv² अपान ds। यहां से बच्चे लिख सकते हैं 2। अब देखो बच्चे, अब इसको अगर हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बच्चे v² का करोगे, और कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो, s के। तो बच्चे पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे जैसे करते हैं, लेकिन फिर अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई यहाँ s होना चाहिए था, तब ऐसा होता, तो हमने क्या लिख दिया, dv/ds। और प्यारे बच्चों, आपको पता है यही क्या होता है, स्लोप, सॉरी एक्सेलरेशन, vdb। अब यहाँ पे लिख सकते हो बच्चे स्लोप इक्वल टू 2a। तो यहाँ से बच्चे आ गया a इक्वल टू स्लोप बाई 2। इसी कॉन्सेप्ट को बच्चे आगे हम यूज कर देंगे। अब देखो बच्चे, अब इस ग्राफ पे आते हैं कि हमें जो स्लोप मिलेगा अगर उसका आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। मतलब अब क्वेश्चन में सिर्फ एक काम निकालना बचा है बच्चे, स्लोप हम मान लेते हैं ये थीटा है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो हमें पता है बच्चे कि स्लोप m को किससे दिखाते हैं, tan थीटा। हिंदी में इसी को शायद प्रवणता बोलते हैं। अब देखो बच्चे, थीटा किसने लिया है आपने, x एक्सिस से, इसका मतलब tan थीटा कितना आएगा, y/x। तो हम y/x लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चे, बस एक चीज ध्यान रखना, या तो आप एक्सिस पे चलो या तो एक्सिस के पैरेलल, बात बराबर होती है बच्चे। ये 16 है, ये कितना है 10, तो इसे कितना लिख सकते हो, 16/10। यहां से बच्चे आ गया ये 1.6। अभी आपने क्या निकाला है बच्चे, स्लोप, लेकिन आपको पता है कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है इस ग्राफ के लिए बच्चे, स्लोप बाई 2।
अब बच्चा स्लोप कितना है 1.6/2, ये कितना आ गया 0.8, और आप एक्सेलरेशन निकाल रहे थे ना बच्चे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चे, 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आया। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहां पे बोल रहा है कि फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड गिवन बॉडी एक्ट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि गिवन बॉडी जो है वो एक्ट कर रही है किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, ये एक्ट कर रही है पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। पहला बच्चे क्या है 15/2, दूसरा कितना है 135/2, तीसरा क्या है 39/2 और चौथा क्या है 49/2। अच्छा बच्चे एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ठीक है इनिशियल स्पीड ये अलग अलग है, और इसको किसकी तरह ट्रीट करना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है। इसको हमें ट्रीट करना है पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। तो बच्चों देखो इसके लिए एक बड़ा प्यारा सा फार्मूला होता है कि हम जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालते हैं, देखो ये फार्मूला जो बता रहे हैं बच्चे ये हमेशा याद रखना काम आएगा, लेकिन ये तभी लगेगा जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। एक जनरल केस है u²/2। देखो बच्चे एक्सेलरेशन हमेशा आप किस में लोगे, मॉड में लोगे। इसके बाद बच्चे लिखोगे हाफ। अब देखो बच्चे एक्सेलरेशन पहले ही मैंने बता दिया है कि उसको जब भी लिखा जाएगा वो मॉड में ही लिखा जाएगा, तो वहां पे मॉड में ही लिखिएगा आप t - u/a²। ये फार्मूला शायद आपने पढ़ा हो बच्चे, तो अब सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है बच्चे, रख दो ठीक है। ये कितना आएगा बच्चे 6²/2 × 3 प्लस बच्चे हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 3। यहाँ पे बच्चे अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस u की वैल्यू कितनी है बच्चे 6/3 का स्क्वायर। ये देखो बच्चे आ जाएगा कितना 36/6 प्लस 3/2 इंटू 5 माइनस 6/3, 6/3 को 2 लिख सकते हैं, तो ये बच्चे मिल जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे हम लिख सकते हैं 6 प्लस 3 × 3 का स्क्वायर बच्चे कितना आ जाएगा 27/2। यहाँ से बच्चे ठीक है ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12/2 प्लस 27/2, यहाँ से बच्चे आ गया 39/2 मीटर। और इसका बच्चे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तब तो बहुत आसान था। इसके बाद देखो बच्चे एक क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है, ये π/3 एंगल बना रहा है किससे, x एक्सिस से, y एक्सिस से भी π/3 है, z एक्सिस से कितना है π/n। तो आपको n की वैल्यू बतानी है। तो बच्चे अब वेक्टर जो है वो x एक्सिस के साथ π/3, y के साथ π/3 और z के साथ कितना π/n। कहीं ना कहीं बच्चे अगर आप याद करो तो ये आपको डायरेक्शन कोसाइन दे के रखा है, मतलब अल्फा की, बीटा की, गामा की वैल्यू दे रखा है। तो बच्चे हमें पता है कि बहुत पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये देखिए कॉस अल्फा आपको दे रखा है बच्चे क्वेश्चन में π/3, और π/3 दे रखा है बच्चे कॉस अल्फा। तो ठीक है अल्फा की वैल्यू आपको π/3 दिया है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस π/3। कॉस π/3 का मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू अगर बच्चे आप याद करो तो कितनी होती है 1/2। दूसरी तरफ देखो बच्चे कॉस बीटा की अगर हम बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस π/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तीसरा बच्चे कॉस अल्फा बीटा गामा ले रहे हैं बच्चे, ये क्या हो जाएगा कॉस π/n। अच्छा जाने तो इसको अभी हम लोग नहीं लेके चलते हैं, हमारे अभी किसी काम का नहीं है, डायरेक्ट करते हैं हम लोग। देखो बच्चे आपको पता है दो फार्मूला डायरेक्शन कोसाइन का, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू बच्चे कितना आता है 1। या आपने ये भी पढ़ा होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा
प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 2। हमें बच्चे यही यूज कर लेते हैं, पहला ही थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो बच्चे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू। तो बच्चे यहाँ पे हम कॉस अल्फा का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस बच्चे 1/2 का स्क्वायर प्लस बच्चे कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चे आ जाएगा ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो बच्चे 1/4 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ से बच्चे आ जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो यहाँ से बच्चे कॉस स्क्वायर गामा लिख सकते हो कितना 1/2। तो बच्चे इधर ऐसे लिख सकते हैं कॉस गामा इक्वल टू रूट में 1/2, इसे लिख सकते हैं 1/√2। और बच्चे ये वैल्यू कॉस गामा इक्वल टू हम अब डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/√2 वैल्यू जो होती है कॉस 45 जिसे π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चे गामा इक्वल टू क्या आ गया π/4 और जिसकी वैल्यू हमें कितना दिया है π/n। तो यहाँ से कंपेयर कर दिया हम लोगों ने बच्चे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ से बच्चे फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i कैप माइनस 2 अल्फा j कैप प्लस अल्फा k कैप। फाइंड देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज √3/बीटा देन बीटा इज। सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, अगर यूनिट वेक्टर कह रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है बच्चे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए 1। तो लिख दो बच्चे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं बच्चे, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा कितना आएगा 1। तो 1 वही रहने दो बच्चे, इसे लिख सकते हैं हम 0.25 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। यहाँ से बच्चे अगर हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा बच्चे 0.75 दैट इक्वल टू 5 अल्फा स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो बच्चे, अगर आप चाहो तो ठीक है इसको इधर लेते आओ, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.75 अपान बच्चा इसी को लिख सकते हैं 5 दैट इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। यहाँ से बच्चे अल्फा इक्वल टू आ जाएगा रूट में 0.75 अपान 5। बच्चे चाहो तो इसको हल्का सा और ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये बच्चे कितना आ जाएगा 75/500। अब बच्चे 25 से डिवाइड कर दो। 25 से डिवाइड करोगे ऊपर तो कितना आएगा 3, नीचे अगर 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 3/20। और यही आपको क्वेश्चन में दे के रखा है कि ये कितना है 3/बीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 20। क्या आप किसी ऑप्शन में, ये देखो बच्चे ध्यान से 2 है 20 नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा नन ऑफ दीज। वैसे ये क्वेश्चन तो गेस करके कर सकते थे आप लोग। अब देखो बच्चे बोला है इन द गिवन फिगर द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज। अब आपको पता है कि बच्चे कनेक्शन कैसा है टेल टू टेल, हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्शन हो तो वेक्टर का एंगल बताने के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, आसानी से लिख सकते हो बच्चे, जो एंगल होगा वही होगा। ये 60 दिया है तो 60 डिग्री हो जाएगा बच्चे। अगला देखो बच्चे, देखो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग लेमैन टेक्निक का सहारा नहीं लेंगे, डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हो। If A equal to 2i cap plus 3j cap minus k cap and B equal to i cap plus 2j cap plus 2k cap। अब देखो बच्चे हम लोग सबसे आसान तरीका देखते हैं। पहले एक ऑप्शन ए देखते हैं, उसमें ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर आएगा बच्चे। यहाँ से आ जाएगा 4
प्लस 9 प्लस 1, यहाँ से बच्चे रूट में कितना आ गया 14। अच्छा देखो बच्चे, ए में ठीक पी आ रहा है, क्यू आ रहा है, आर आ रहा है, यस आ रहा है, तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। ए का क्या मिल गया, एस मिल गया बच्चे, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इज मिनिमम। अच्छा मैक्सिमम पूछता तो बच्चे आप आराम से निकाल लेते, कितना आता, π/3। कितना आता, π/3। अच्छा आप लोग ना मैक्सिमम मिनिमा के चक्कर में मत पड़ना, ऐसा कोई क्वेश्चन मिले ना आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेना प्रभु, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन के लिए वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चे। अब क्या लिख सकते हो इसको, साइन π/3 का मतलब साइन 60, साइन 60 बच्चे लिख सकते हो। उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू √3 होती है, /2 लिखोगे बच्चे, प्लस सॉरी प्लस में नहीं यहाँ लिखा जाएगा, 3/2 इंटू 1 प्लस 1/2, यहाँ से लिख सकते हो बच्चे √3/2 इंटू 3/2, यहाँ से बच्चे आ जाएगा 3√3/4, ऐसा लिख सकते हो बच्चे। अच्छा बच्चे आपको पता है कि ठीक है √3 की वैल्यू आपको पता है 1.7 के आसपास लेते हो आप, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए बच्चे, तो ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट आ जाएगी 1.29, राउंड ऑफ करके 1.3 लिख सकते हो, राउंड ऑफ किया है आपने। आपको बच्चे मैक्सिमम मिनिमा तक ना जाओ, नॉर्मली भी कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा बच्चे सेकेंड ऑप्शन का चेक करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे क्या है, साइन 45 डिग्री 1 प्लस कॉस 45 डिग्री। अब बच्चे साइन 45 का अगर आप लिखना चाहोगे तो वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1 प्लस 1/√2, तो यहाँ से बच्चे हम लिख सकते हैं √2 प्लस 1/2। अब बच्चे √2 की वैल्यू पता है आपको 1.414 होती है, तो आप अपनी सुविधा के लिए 1.4 ले लो बच्चे, नॉर्मल कैलकुलेशन है, आ जाएगा। अब देखो बच्चे ये कितना आ जाएगा, 2.4/2, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 1.2। तीसरा ऑप्शन लेते हैं बच्चे, π/6 का मतलब कि वैल्यू कितनी रखोगे, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1 प्लस कॉस 30 डिग्री। अब बच्चे साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, इधर कितना होगा 1 प्लस, ठीक है, √3/2। यहाँ से बच्चे अगर आप लिखना चाहो तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 प्लस √3/4। अब √3 की वैल्यू 1.7 ले लेना बच्चे, तो अब 1.7 लेके इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चे आराम से 0.68। कितनी आ जाएगी, 0.68। इसके बाद इसको भी रख दो बच्चे, साइन 90 1 प्लस कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो कितनी होती है 1, कॉस की 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 2। तो देखो बच्चे मैंने बताया था कि अगर मैक्सिमम आप देखोगे तो π/3 और पाई पे मिलेगा, ठीक है। अगर π/2 ऑप्शन ना हो तो ठीक है π/3 ले लेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम। आप खुद बताओ 1/3, 1.2, 0.68 और 2 में सबसे छोटा कौन है, 0.68। 0.68 किस पे आ रहा है बच्चे, 30 पे, इसका मतलब π/6 पे ये वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम। आपको इसमें ना कहीं भी मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है तो वो बेसिक मैथ का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है बच्चे, द डायमेंशन ml⁻² कैन करिस्पॉन्ड टू। आपको पता है बच्चे कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास का क्या होगा, m होगा, एक्सेलेरेशन का बच्चे l⁻²। यहाँ से क्या आ गया, फोर्स। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था बच्चे, आराम से हो गया। एक काइट है बच्चे, वो 120 मीटर हाई है और 130 मीटर स्ट्रिंग जो है वो आउट है, 130 मीटर स्ट्रिंग जो है वो आउट है। अब कह रहा है कि काइट इज मूविंग अवे हॉरिजॉन्टली एट द रेट ऑफ 52 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच स्ट्रिंग इज बीइंग पुल्ड आउट। तो बच्चे देखो, सबसे पहली चीज देखो, ये आपको एक ट्रायंगल मान लेते हैं बच्चे, जिसका ये A है, ये B है, ये C है।
ये वैल्यू बच्चे x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, और ये आपको बोल के रखा है बच्चे कि कितना है 120 मीटर, 120 मीटर। अब बच्चे इस पे हम आराम से क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो बच्चे हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दैट इक्वल टू AC का स्क्वायर। देखो बच्चे AB की जगह आप क्या लिख सकते हो, 120 का स्क्वायर प्लस बच्चे BC की जगह x का स्क्वायर दैट इक्वल टू y का स्क्वायर। इतना तक लिखना मुझे लगता है बच्चे बहुत आसान होगा। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो बच्चे, आपको पता है कि 120 कांस्टेंट है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट ही आएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है बच्चा, 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2x dx अपान dt, ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या लिख सकते हो बच्चे, 2y dy बाई dt। मुझे लगता है बच्चे कि यहाँ तक लिखने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो पहले ही बोल के रखा है बच्चे, ध्यान से अगर देखो कि dx बाई dt को वो कितना दिया है, 52 मीटर पर सेकेंड। वो बोल रहा है कि मूविंग हॉरिजेंटली एट द रेट ऑफ 52 मीटर पर सेकेंड, और ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साइन कैसी रखोगे, पॉजिटिव। तो dx बाई dt अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिख देंगे बच्चे कितना, 52 मीटर पर सेकेंड। ये आपको बोल के रखा है क्वेश्चन में बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चे हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, dy बाई dt निकालना है। देखो 2 से 2 कैंसिल कर लो, dy बाई dt अगर हम लिखना चाहें तो dy बाई dt अगर हम लिखेंगे तो ये बच्चे आ जाएगा x बाई वाई इंटू dx बाई dt। अच्छा बच्चे देखो, आपको पता है कि ये 120 है, ये कितना क्वेश्चन में दे के रखा है 130, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट, अरे भाई ये 12 होता, ये 13 होता, तो ये कितना होता 5। ये अगर ठीक है 120 है 130 है तो कितना होगा 50। नॉर्मली कैलकुलेशन तक जाना ही नहीं है। तो देखो x की वैल्यू आपको पता है कि कितनी है बच्चे 50, y की वैल्यू आपको पता है कितनी है 130, dx बाई dt आप निकाल चुके हो कितना 52। ये कटेगा बच्चे, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कैंसल आउट करेंगे बच्चे, तो ये ठीक है 130 से कटेगा, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो बच्चे, ये कितना आ जाएगा 4। यहाँ से कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था बच्चे। कुछ लोग इसको फार्मूले से डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हर बार हम फार्मूले से नहीं करते, पहली बार कर रहे हैं तो आसानी से करेंगे। देखो बच्चे अगला क्वेश्चन है, इन मेन स्केल ऑफ 1 ईयर कैलिपर्स 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल डिविजन्स and 10 1 year scale division are coincide 9 divisions of main scale accuracy on least count of 1 year calipers will be। बच्चे देखो आपको ये पहले ही दे रखा है कि 1 MSD that is equal to 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इसी को लिख सकते हो बच्चे बड़े प्यार से 1 मिलीमीटर, या इसी को चाहो तो 10 पावर -3 मीटर लिख सकते हो। जैसी ज़रूरत होगी क्वेश्चन में वैसा यूज कर लिया जाएगा। आगे कह रहा है कि 10 VSD जो है वो बराबर किसके है बच्चा 9 MSD के। 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD ऐसा लिखेंगे बच्चे। तो यहाँ से बच्चे 1 VSD अगर हमें लिखना हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं 9/10 MSD लिख सकते हैं। अगली चीज़ ध्यान दो बच्चे कि हमें लिखना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है बच्चे 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD कितना है बच्चा, अब 1 MSD को वैसे 1 MSD ही रहने दो बच्चे, अभी आगे रख लेंगे। माइनस 1 VSD की जगह क्या लिख सकते हो 9/10 MSD।
बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन का काम बचा है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 - 9 MSD बाई 10, ये बच्चे आ जाएगा 1/10 MSD। और बच्चा देखो इसे लिख सकते हो 1/10 इंटू 1 MSD की वैल्यू कितना निकाला है बच्चे आपने, 10⁻³ मीटर। तो बच्चे ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर। देखिए 10⁻⁴ मीटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट पोजेस सेम डायमेंशन। ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो सेम डायमेंशन पोज नहीं करता। तो बच्चे देखो किसी क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप क्या करिए कि खोज लीजिए सबसे आसानी से कैसे कर सकते हो, लेमैन टेक्निक का आपको यूज नहीं करना है। अब देखो बच्चे जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात हो रही है तो आपको पता है बच्चे कि प्रेशर का वही डायमेंशन हो जाता है जो कि इसका होता है, स्ट्रेस का होता है, यंग मॉडुलस का होता है। और दूसरी तरफ अगर हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो ये डायमेंशन लेस होता है, ये आपका डायमेंशन लेस होता है। दूसरी तरफ अगर स्ट्रेस की बात कर रहे हो तो सेम प्रेशर के होता है mL/-2। तो यहाँ से बच्चे कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ये दे के रखा है कि z = a - b है और a = a0 ± a है और दूसरी तरफ b ± b है, तो रिलेटिव एरर आपको बताना है z में। तो बच्चे कुछ नहीं करना है, देखिए z = आपको पहले से ही बोल के रखा है कि क्या है, a - b है। तो बच्चे आप ऐसा लिख सकते हो कि z नॉट जो मिलेगा, अगर हम z नॉट लिख, ठीक है ये आपको z दे के रखा है a - b, तो हम z नॉट लिखना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, a0 - b0, कुछ ऐसा मिलेगा। अच्छा हमसे एब्सोल्यूट एरर की बात की जाए, किसकी बात की जाए, एब्सोल्यूट एरर की, डेल्टा z की। तो बच्चे अगर ये लिखना हुआ तो a और b हमें डायरेक्ट दे के रखा है तो हम क्या लिख देंगे। देखिए बच्चे ये थोड़ा सा लाइट हो गया है, पेपर में सही छपा है लेकिन यहाँ थोड़ा सा हो गया है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है बच्चे, रिलेटिव एरर। क्या पूछा गया है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा बच्चे, देखो रिलेटिव एरर हमें लिखना हुआ तो कुछ हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा z बाई z नॉट। ये बच्चे डेल्टा z की वैल्यू हमें पता है डेल्टा a प्लस डेल्टा b, क्योंकि एरर क्या होता है, एडिटेटिव होता है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी आपस में क्या हो रही है, घट रही है, a0 माइनस b0। तो यहाँ से बच्चे आपका आंसर हो गया थर्ड, 28 का कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। फिर अगला चलते हैं बच्चे। अच्छा देखिए ये जो पुरानी एनसीईआरटी थी आपकी, पुरानी एनसीईआरटी जो थी उससे ये क्वेश्चन लिया गया है, पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे। देखो बच्चे अब ये बोल के रखा है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू टी इक्वल टू 2π रूट में L/g। अब इसमें मेजर्ड वैल्यू जो L की है वो 20 सेंटीमीटर है, नून है कितना 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी से, और टाइम जो है वो 100 ऑसिलेशन माना गया 90 सेकेंड, और रिस्ट वॉच जो यूज करे उसका रेजोल्यूशन जो है वो कितना है 1 सेकेंड। अब आपको परसेंटेज एरर बताना है बच्चे, तो कुछ मत करिए, सबसे पहले आपको पता है कि t इक्वल टू क्या लिखा है बच्चे, 2π रूट में L/g। यहाँ से हम लिख सकते हैं t² इक्वल टू 4π² L² g²। हमें यहाँ से बच्चे g की वैल्यू निकालनी है तो g² इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4π² L² t²। ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चे बड़े आराम से, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे बच्चे ध्यान देना, रूट में है ना ये चीज़ें, तो L/g होगा और यहाँ पे और ये आपका g होगा। फिर से लिख दे रहे हैं बच्चे, यहाँ पे बच्चे लिख सकते हो g इक्वल टू 4π² L/t² लिख सकते हो बच्चे ऐसा। अच्छा देखो g की वैल्यू अगर हमें निकालनी है
तो यहाँ हमें कई चीज़ें पहले से ही दे के रखी है, तो डेल्टा जी अगर हमें लिखना हुआ तो हमें डेल्टा जी का अगर परसेंटेज लिखना हुआ तो बच्चे हमें सोचना नहीं है, हमें पता है कि 4π² में कोई भी एरर मिलने वाला नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या, डेल्टा एल, ठीक है, इसका जो लेंगे वो परसेंटेज लेंगे, क्या लेंगे, परसेंटेज, प्लस बच्चे ये 2 ऊपर आएगा, 2 डेल्टा टी, ऐसा हम लिख सकते हैं। हमें डेल्टा जी का परसेंटेज चाहिए, तो देखो लेंथ में वो पहले ही बोल के रखा है बच्चे कि ठीक है, लेंथ का आपको पहले की बोल के रखा है कि 1 मिलीमीटर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर, तो बच्चा इसे हम लिख देंगे 0.1/20 का 20 × 100, प्लस बच्चे 2 लेंगे इनटू, टाइम के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे कि रिजोल्यूशन कितना है 1 सेकेंड का और टोटल टाइम कितना लिया है 90, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चे 1/90 × 100। अब बच्चे सीधा सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी 2.72%, 2.72%, और राउंड ऑफ कर दोगे बच्चे तो 2.7% आ जाएगा आफ्टर राउंड ऑफ। चलिए बच्चे ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला आते हैं बच्चे कि एक बॉडी है जिसका मास m है, वो हैंग है किसी एक एंड से स्प्रिंग के, और वो एग्जीक्यूट कर रही सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो टाइम पीरियड है वाइब्रेशन का वो डिपेंड कर रहा है मास पे और फोर्स कांस्टेंट k पे, तो आपको बताना है कि t किसके प्रोपोर्शनल है। तो बच्चा देखो पहली चीज़ है कि टाइम पीरियड कोई भी हो तो t का डायमेंशन तो आपको t ही मिलना है। इसके अलावा दूसरा आपके पास क्या है बच्चे, मास, तो मास का डायमेंशन m का डायमेंशन कैपिटल M हो जाएगा। और दूसरा बच्चे आपको फोर्स कांस्टेंट k पता है, और k का डायमेंशन जो होता है बच्चे वो क्या होता है, m t की पावर -2, m t की पावर -2। यहाँ तक बच्चे मुझे लगता है कि किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बच्चे आपका आसानी से हो जाना चाहिए। अब वो कह रहा है बच्चे कि t जो है वो प्रोपोर्शनल है, t जो है वो प्रोपोर्शनल है दो फैक्टर के, एक मास के दूसरा फोर्स कांस्टेंट के, तो ऐसा हम लिख सकते हैं t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a k की पावर b। तो बच्चे t इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की सबसे खास बात ये होगी बच्चे कि ये डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्या होगा बच्चे, डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। फिर आते हैं बच्चे, अब देखो m की पावर a हो गया, k की पावर b। अच्छा चलो इसको हम ठीक है कैपिटल k ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि k आगे भी है, कैपिटल k। अब देखो बच्चे अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से t का डायमेंशन तो आप t ही लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे k, m का डायमेंशन m की पावर a, k का बच्चे आप लिखोगे m t की पावर -2b। यहाँ से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं t इक्वल टू k m की पावर a m की पावर b t की पावर -2b। तो यहाँ से t इक्वल टू आ गया k m की पावर a प्लस b t इक्वल टू -2b। बच्चे देखो अगर हम अब कंपेयर करें तो यहाँ पे इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1 दैट इक्वल टू k m की पावर a प्लस b t की पावर -2b, ऐसा लिख सकते हैं बच्चे हम। अब देखो कंपेयर कर दो यहाँ से,
तो हम देख सकते हैं कि 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, -2b। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, -1/2। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि a प्लस बी कितना आएगा, 0। a प्लस बी क्या आएगा, 0। तो यहाँ से बच्चे हम a इक्वल टू लिख सकते हैं -b, इसकी वैल्यू -1/2, ये बच्चे आ जाएगी 1/2। यहाँ तक प्रभु हमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। अच्छा, आगे वो कह रहा है हमसे बड़े प्यार से, या बता दो, तो बच्चे वैल्यू रख दो। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमें मिल क्या रहा है, m की पावर 1/2, k की पावर -1/2। ऐसा कोई ऑप्शन हो तो हिट कर दीजिए। m की पावर 1/2, अब देखिए m की पावर, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। m की पावर 1/2, k की पावर -1/2। तो यहाँ से बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन कौन सा हो गया, 4। फिर देखो बच्चे, एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a² b की पावर 4c³ परसेंटेज इरर a में 2% है, b में 3% है, c में 1% है, y में बताना है। तो बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा y बाई वाई दैट इक्वल टू 2 डेल्टा a बाई a प्लस 4 डेल्टा b बाई b प्लस 6 डेल्टा c बाई c। कह रहे आप बहुत इजी तरीके से सकते हो, मुझे तो पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा बच्चे, लेकिन आप बहुत आसानी से कर सकते हो इसको। अब देखो बच्चे, हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिलेटिव इरर में जैसे ही आप 100 का मल्टीप्लाई करते हो वो कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज इरर में। तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस बच्चा लिख सकते हो 4 डेल्टा b बाई b इंटू 100 प्लस बच्चे 6 डेल्टा c बाई c इंटू 100, ऐसा लिख सकते हो। अब बच्चे परसेंटेज इरर इन y लिखना है, वही तो मिला है हमें। ये क्या हो जाएगा बच्चे, 2, इसकी वैल्यू आपको दे के रखा है 2%, तो 2 इंटू 2% प्लस बच्चे 4 इंटू b का आपको कितना दिया है 3% प्लस बच्चे 6 इंटू आपको कितना दिया है 1%। तो कैलकुलेट कर दो बच्चे, ये क्या हो गया 4% प्लस 12% प्लस बच्चे 6%। यहाँ से बच्चे ये टोटल आ गया 22%। तो यहाँ से बच्चे ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा 31 का। अब ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन nth सेकेंड इज गिवन बाय, displacement traveled by particle in nth second is given by Sn equal to u plus half 8 2n minus 1 each, dimensionally correct, dimensionally incorrect, equationally correct, both 1 and 2। तो देखिए बच्चे, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ठीक है, अब पहले ही आपको पता है बच्चे फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन नाम की चीज़ नहीं होती, और इस क्वेश्चन पे हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चे यही क्वेश्चन था। तो ये फार्मूला जो है बच्चे ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। दूसरी चीज बच्चे ये इक्वेशनली भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। According to Joule's law of heating, the heat produced is equal to h square RT, where I is current, R is resistance and T time. If the error in the measurement of I, R and T are 5%, 2% and 4% respectively, then the error in measurement of H is H is equal to I square RT, I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है। अगर इरर हम देख रहे हैं IRT में, तो अब बच्चे देखो परसेंटेज इरर निकालना है तो आप डायरेक्ट लिख दो बच्चे, परसेंटेज इरर इन H हीट, ये बराबर किसके होगा बच्चे, परसेंटेज इरर। देखो अगर हम इसको थोड़ा सा जल्दबाजी में करें तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चे 2 इंटू आई का परसेंट प्लस बच्चे आर का परसेंट प्लस बच्चे टी का परसेंट।
अब देखो बच्चे 2 इंटू आई का परसेंट आपको दे के रखा है कितना 5%, प्लस आर का कितना दिया है 2%, प्लस बच्चे कितना 4%। यहाँ से आ जाएगा बच्चे 10% प्लस 2% प्लस 4%। लेकिन आप पेपर में बच्चे मुझसे भी ज़्यादा तेज करोगे, आप इन सारे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करोगे, आप डायरेक्ट करोगे। देखो बच्चे अगला क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ रॉड ए इज 3.25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, बी का 4.1 दिया गया है, रॉड बी जो है वो लॉन्गर है ए से। अब वो पूछा जा रहा है बच्चे यहाँ आपसे, ठीक है। तो अब एक काम यहाँ कर सकते हो बच्चे, यहाँ एक छोटा सा काम पॉसिबल है बच्चा, 0.94 0.94 0.94 0.94, ये तो हर जगह आपको मिल रहा है। लेकिन बच्चे अगर हम इसको करना चाहें तो देखो आपको पता है कि लेंथ बी की जो लेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इसको बच्चे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ बी माइनस लेंथ ऑफ ए। यहाँ पे लेंथ ऑफ बी कितना दिया है 4.19 प्लस माइनस 0.01 माइनस बच्चे 3.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये दे रखा है बच्चे। अब देखो 4.19 में से 3.25 डायरेक्ट घटेगा बच्चे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.94 प्लस माइनस ये कितना आएगा 0.02, क्योंकि इरर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इरर इज ऑलवेज एडिटेटिव इन नेचर। तो इस तरीके से बच्चे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ये थर्ड लगाने की गलती मत करना। देखो बच्चे अगला क्वेश्चन है कि ए स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, पिच ऑफ द स्क्रू गेज। बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि लिस्ट काउंट जो होता है वो क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। बच्चे मुझे लिखना पड़ेगा लेकिन आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेना, आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना। तो पिच इक्वल टू बच्चे हम लिख सकते हैं लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब बच्चे लिस्ट काउंट की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये कितना आएगा 0.01 इंटू बच्चे कितना 50। अब एक डेसिमल हट जाएगा बच्चे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अच्छा देखो एक चीज़ ध्यान देना कि ये वैल्यू किस में आ रही है, मिलीमीटर में। तो यहाँ से बच्चे अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। कितनी आ जाएगी बच्चे 0.5 मिलीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा देवता लोग, फोर्थ। आगे बढ़ते हैं बच्चे। टाइम पीरियड किसी भी पेंडुलम का वो 2 दिया गया है कि 2.5 सेकेंड यूज हो रहा है किसी स्टॉप वॉच को यूज करके, और लिस्ट काउंट आपको दिया है बच्चे 1.2 सेकेंड। लिस्ट काउंट का मतलब बच्चे होता है मिनिमम पॉसिबल एरर। क्या होता है, मिनिमम पॉसिबल एरर। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परमिसिबल एरर, क्या पूछ रहा है, परमिसिबल एरर। परमिसिबल एरर क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है बच्चे, परमिसिबल एरर। तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो एरर पॉसिबल है बच्चे वो कितना है 0.5 अपान बच्चे, और ये जो परमिसिबल एरर देखिए सब परसेंटेज में पूछा गया है बच्चे, तो परसेंटेज में ही ले लेना। 0.5 अपान क्या लिख सकते हो 2.5 इंटू बच्चा 100। इसे क्या लिख सकते हो आप 5 अपान 25 इंटू 100। इसे कट करके बच्चे आप कितना लिख सकते हो 1/5 इंटू 100। यहाँ से बच्चे डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा 20%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, फोर्थ। आगे आइए। द सर्कुलर हेड ऑफ ए स्क्रू गेज इज डिवाइडेड इनटू 200 डिविजन्स एंड मूव 1 मिलीमीटर ए हेड इन 1 रिवोल्यूशन, फाइंड द पिच ऑफ स्क्रू गेज। अब बच्चे सीधे वो बोल के रख रहा है कि एक रिवोल्यूशन में कितना 1 मिलीमीटर, यही आपका क्या है बच्चा पिच। सोचना ही नहीं था, ये देखिए 1 मिलीमीटर। मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ,
ये तो समझ लीजिए कि एकदम इजी क्वेश्चन है आपके लिए, क्या ही बोला जाए। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चे? मीटर। स्पीड की मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर होती है। एक्सेलेरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे आपका क्या आ गया? स्पीड। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप प्लस j कैप। अच्छा बच्चे देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको कभी मिले, ठीक है, तो थोड़ी सी चालाकी करना, ठीक है। कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस j कैप। देखो बच्चे, एक वेक्टर a दिया है, दूसरे को क्या मान लो? b। क्या मान लो? b। तो अब बच्चे आपसे वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि मान लो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर कौन सा है? b। i कैप प्लस j कैप को मान लो। तो बच्चे वो आपसे कह रहा है यहाँ पे कि आप क्या निकाल दीजिए यहाँ पे? कंपोनेंट। तो बच्चे तरीका ये कहता है कि पहले तो आपको पता है कि ये कितना आएगा, ये बच्चे आएगा आपका a cos थीटा। a cos थीटा वो वेक्टर a का कंपोनेंट होगा, किसकी डायरेक्शन में? b के। इतना बच्चे आपको क्लियर है। लेकिन अब ये सिर्फ क्या देगा? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। क्या यूज करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। अब बच्चे अगर आप चाहो तो ऊपर a और b का ऊपर और नीचे किसी तरीके से a b ला दे तो हमारा काम हो जाए। तो ऊपर और नीचे हम किसका मल्टीप्लाई कर दे? b का। तो बच्चे अगर ऊपर और नीचे ए बी का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा अपान बी, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर b। ऐसा लिख सकते हैं बच्चे। हमें ये भी पता है बच्चे कि अगर कहीं यूनिट वेक्टर b लिखा है, इसका मतलब होता है वेक्टर b अपान बच्चे मॉड ऑफ वेक्टर b। तो बच्चे यहाँ से हम देखिए, इसको तो बच्चे आप आंख बंद करके क्या लिख सकते हो? वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाई b इंटू वेक्टर b बाई b। यहाँ से बच्चे आ जाएगा आपका वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान बच्चे b स्क्वायर। देखो आपको मैंने इतना बताया बच्चे, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम टीचर हैं, हमारी मजबूरी है कि आपको बताएं, लेकिन आपको फार्मूला पता होना चाहिए बच्चे। अब यहाँ पे डायरेक्ट बच्चे आप कर सकते हो, a और b का क्या ले लो? क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या लिख सकते हो? 2i कैप प्लस 3j कैप। इधर बच्चे क्या लोगे? i कैप प्लस j कैप अपान बच्चे b का मैग्नीट्यूड। अगर ये वेक्टर b आपने माना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फाइनली आया कितना? √2। और √2 का स्क्वायर बच्चे करोगे, इधर क्या लिखोगे? i कैप प्लस j कैप। बच्चे देखो परेशान मत होना, क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो 2 का 1 में होगा बच्चे, कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3, इधर बच्चे i कैप प्लस j कैप बाई 2। यहाँ से क्या आ गया? 5/2 i कैप प्लस j कैप। 5/2 i कैप प्लस j कैप। तो कौन सा आंसर सही होगा बच्चे? 39 का फर्स्ट। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है बच्चे। अब ये आपके साथ खेल हुआ है सिर्फ। यूनिट वेक्टर इज, आपको पता है कि ठीक है ये तीनों के तीनों क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। मतलब ये जो होते हैं ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं। और आपको पता है बच्चे ये एक दूसरे पे क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और इनके अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो इन सब का मैग्नीट्यूड कितना आता है बच्चे? 1। तो कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए वो क्या है बच्चे? यूनिट वेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ। दो वेक्टर बच्चे दिया है a प्लस बी इक्वल टू सी है और a प्लस बी इक्वल टू सी है, तो वेक्टर a किसके बराबर होगा? अब देखो बच्चे आपको पता है कि जैसे देख लो, अगर ये वेक्टर a हो गया, पहले के हेड पे दूसरे का टेल हमने रख दिया, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। तो सीधी बात है बच्चे कि ये जो वेक्टर हमें मिलेगा वेक्टर r, ये किसके बराबर है? a प्लस बी के पहला मिलेगा।
दूसरी चीज इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो भी बच्चे क्या आएगा, a प्लस बी। और यही r जो है वो क्वेश्चन में दे के रखा है कि क्या है बच्चे, c है, या इसी को लिख सकते हो c इक्वल टू a प्लस बी। और यह आपको कंडीशन पता होगा कि जब दो वेक्टर ठीक है पैरेलल हो, क्या हो पैरेलल हो, मतलब थीटा क्या हो, जीरो हो, कोलिनियर हो और थीटा क्या हो, जीरो, तो उस कंडीशन में जो उनका वेक्टर सम आता है वैसा ही आपको क्या मिलता है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का केस। तो बच्चे ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यहाँ तक लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे कि मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का दो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड के किसी एक के बराबर है। अब आपको मैग्नीट्यूड का डिफरेंस बताना है। तो बच्चे देखो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो आपको पता है बच्चे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है। या दूसरी चीज आपको ये भी पता है बच्चे कि अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू रिजल्टेंट आ रहा है तो वहाँ पे थीटा आंख बंद करके कितना होता है, 120 डिग्री। आपको पता है लेकिन मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ कि 120 डिग्री आना चाहिए, 120 डिग्री। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। यहाँ से बच्चे ये 1 आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ पे बच्चे -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से बच्चे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। और ये वैल्यू किसके लिए होती है बच्चे, cos 120 के लिए। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, cos 120 डिग्री। अच्छा बच्चे कभी ऐसा नहीं करोगे कि cos से cos को उड़ा दो, ठीक है, ये मत करना। थीटा इक्वल टू यहाँ क्या आ गया, 120 डिग्री। बच्चे यही तो डायरेक्ट भी हो जाता, इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये कह रहा है कि अब ठीक है डिफरेंस बताइए। क्या बताइए, डिफरेंस। तो डिफरेंस बताना तो और आसान है बच्चे, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह कौन सी साइन ले लो, माइनस साइन ले लो। क्या ले लो, माइनस साइन। तो बच्चे अब हम लिख सकते हैं भाई, अब रिजल्टेंट जो मिल रहा है वो हमें पता नहीं है तो हम ये आर डैश ले लेते हैं। तो आर डैश का स्क्वायर ये मिलेगा बच्चे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस साइन यूज करोगे बच्चे -2ab कॉस थीटा। तो बच्चे देखो ऐसा लिख सकते हो आप। अब ए का स्क्वायर मतलब बच्चे 1 का स्क्वायर प्लस बच्चे बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 आई है बच्चे। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो आर डैश का स्क्वायर जो मिला बच्चे वो कितना मिल गया, 2, और ये बच्चे ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे बच्चे कितना आ गया, 3। ये आर डैश की स्क्वायर वैल्यू कितनी आई है, 3। तो यहाँ से आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 बच्चे। वैसे ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए बच्चे। अगला देखिए, पहला चीज कह रहा है बच्चे कि इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर इट मस्ट हैव डायरेक्शन, इट मस्ट हैव डायरेक्शन। एक बात याद रखना बच्चे कि वेक्टर क्वांटिटी में जैसे हम ना क्लास 9 से ये पढ़ते चले आए कि वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जैसे इंडियन का मतलब क्या, जो इंडिया में रहे वो इंडियन है, हम तो यही लेके चलते हैं ना। तो देखो अब जैसे वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से नहीं होता, किसी के पास मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन हो जाए इससे वो वेक्टर नहीं हो जाता। वेक्टर होने के लिए उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा बच्चा, लोग फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा जैसे कुछ स्केलर क्वांटिटी भी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, वो पावर ऑफ स्पेकुलेशन नहीं देता। उसमें हमसे सिर्फ पूछा जाता है कितना मैग्नीट्यूड, किधर के बारे में बात नहीं होती, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं होती। जैसे प्रेशर ले लो, सरफेस टेंशन ले लो, इलेक्ट्रिक करंट ले लो, ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चा, लेकिन इनके पास डायरेक्शन होती है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो पहला कंडीशन ये होगा वह वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा एडिशन को। दूसरा क्या होगा नियम बच्चे कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी। डायरेक्शन होने से कोई वेक्टर नहीं बन जाता, लेकिन अगर वेक्टर है तो उसके पास पक्का डायरेक्शन होगा। तो देखो बच्चे, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर इट मस्ट हैव डायरेक्शन, सही बात है। ए वेक्टर क्वांटिटीज फॉलोज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये भी बच्चे क्या है, सही बात है। अब ये पूछ रहा है कि असर्शन या रीजन,
ठीक है, अब देखो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, अब इसी दो ऑप्शन में कोई एक होगा। अच्छा ध्यान से देखो बच्चे, जब ना आप एसर्शन और रीजन के बीच में सो बिकॉज ऐसा कोई वर्ड लगा दो, उसके बाद पढ़ने में वो अच्छा फील दे, अच्छा फील दे, पढ़ने में अच्छा लगे इंग्लिश, तो आप समझ जाना कि ठीक है एसर्शन और रीजन जो है, एसर्शन जो है उसका करेक्ट ठीक है, एसर्शन का एक्सप्लेनेशन रीजन दे रहा है। तो देखो बच्चे, अब यहाँ पे बोथ एसर्शन रीजन ट्रू है, और ये देखिए ध्यान से, तो ये क्या कर रहा है, रीजन जो है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। फर्स्ट हो गया बच्चा 43 का। अगला आते हैं, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई ए प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाई 20%। किसी एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट आपने कितनी बढ़ा दी, 20। आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी को क्या रखा, कांस्टेंट। तो अब आपको बताना है कि रेंज कितना बढ़ेगा। देखो बच्चे, एक चीज ध्यान रखना कि आपको एक फार्मूला शायद पढ़े होगे कि डायरेक्ट मैं फार्मूला ही आपको बता दे रहा हूं, तो वहां से आपको दिक्कत कम होगी। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि R/H दैट इज इक्वल टू 4 cot थीटा, या इसी को 4 cot थीटा बोल दो, 4 cot थीटा यूज होता है बाई 1। अब देखो बच्चे, यहाँ से क्या लिख सकते हो, R इज इक्वल टू H 4 cot थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम। अच्छा बच्चे, एंगल में कोई इरर वो बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि देखिए अगर हम लिखना चाहें इसको तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना, डेल्टा R/R दैट इज इक्वल टू डेल्टा H/H। और डेल्टा H/H आपको दे रखा है बच्चे, देखो कहीं ना कहीं ये बोल के रखा है कि यहाँ पे हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा R/R इंटू 100, ये बच्चे हो जाएगा डेल्टा H/H इंटू 100। और ये बच्चे आपको दे रखा है मैक्सिमम हाइट कितना, 20%, यही क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन रेंज, परसेंटेज इंक्रीज इन रेंज। अगला देखिए बच्चे, एक सीलिंग है जिसकी सीलिंग है वो हॉल की, वो 40 मीटर हाई है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस द एंगल फॉर हॉरिजॉन्टल एट विच बॉल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ हॉल इज। अब बच्चे देखो ध्यान रखो कि अगर इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, तो हम ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं, H इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2G, ऐसा यूज कर सकते हैं। अब देखो बच्चे, अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि H की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, H की वैल्यू आपको दे के रखा है कितना बच्चे, 40। ये बराबर हो जाएगा बच्चे 56 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा का स्क्वायर अपान बच्चे 2 इंटू 9.8। अब बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे हम लिख सकते हैं 80 इंटू 9, ठीक है, 80 इंटू 9.8 दैट इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं। अब देखो बच्चे, ये हो जाएगा 8 इंटू 98 दैट इज इक्वल टू 56 इंटू साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ से बच्चे अगर आप लिखना चाहो तो ये देखो 56 का स्क्वायर है बच्चे, तो यहाँ पे लिख सकते हो 8 इंटू 98 अपान 56 इंटू 56, ये बराबर आ जाएगा बच्चे साइन थीटा का स्क्वायर। अब बच्चे देखो, अगर हम चाहें तो ऐसे कट कर सकते हैं, 50 एक तरफ 56 है, दूसरी तरफ क्या है बच्चे 98 है, एक तरफ 56 है, दूसरी तरफ क्या है 98। अब बच्चे इसको 56 इंटू 56 करोगे, अच्छा बच्चे 8 इंटू 98 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 784।
और बच्चे इसको डिवाइड करना है किससे, 56 इंटू 56 से। अब बच्चे आपको पता है कि अगर हम चाहें तो इसको डिवाइड कर दें किससे, 784 से, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 1/4। ये क्या आया, साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। हल्का सा कैलकुलेशन था बच्चे, यहाँ से आ गया 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं बच्चे। एक प्रोजेक्टाइल है, वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल से, किस एंगल से, अल्फा से। हॉरिजॉन्टल से ये किस एंगल से फेंक रहे हो, अल्फा से। देखो बच्चे आपको पता है कि ये जो आपका ux होगा, ये क्या होगा, u cos अल्फा, और ये पूरी जर्नी में कहीं बदलने वाला नहीं है। ये क्या होगा बच्चा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। अब ये कह रहा है कि कहीं पे जाके इसका जो एंगल हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, बीटा। कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। ये मान लेते हैं कि एंगल कितना बना रहा है, बीटा। तो भी बच्चे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी प्रोजेक्टाइल का बदलता नहीं है। तो इसको बच्चे हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, u cos थीटा या cos अल्फा दिया है बच्चे, ये बराबर किसके होगा, v। अच्छा वेलोसिटी आपको v दे दिया है यहाँ पे, v cos बीटा। यहाँ से बच्चे हम लिख सकते हैं u इक्वल टू v cos बीटा अपान cos अल्फा। cos 1 अपान cos अल्फा को क्या लिख सकते हो बच्चे, सेक अल्फा। क्या देखो, एक तरफ cos अल्फा है, दूसरी तरफ क्या है, सेक बीटा। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो बड़े आराम से लिख सकते हैं cos अल्फा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ देखिए, v की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, v की वैल्यू पूछ रहा है। बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखना इस पर। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू u cos अल्फा अपान cos बीटा। तो यहाँ से बच्चे आ जाएगा u cos अल्फा सेक बीटा, u cos अल्फा सेक बीटा। तो यहाँ से बच्चे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, थर्ड। इसके बाद देखिए, टू बॉडीज आर थ्रोन अप एट एन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, हॉरिजॉन्टल से फेंकी जा रही है और दोनों सेम हाइट अटेंड कर रही हैं। आपको वेलोसिटीज का रेशियो बताना है। कहीं ना कहीं बच्चे वो बोल के रखा है कि h1 बराबर किसके है, h2 के। क्वेश्चन में इतना बोल के रखा है, अब सिर्फ कैलकुलेशन का काम बचा है बच्चे। आपको फार्मूला पता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपान 2g। ये बराबर किसके होगा बच्चे, ये मान लेते हैं u1 है और ये मान लेते हैं u2 का स्क्वायर। ये बच्चे ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा 2 अपान 2g। बच्चे देखो, पहला काम करो, 2g से 2g को कैंसिल आउट कर दो। जमाना तो 5g का है, लेकिन अब 2g से 2g को कैंसिल कर दो। अब बच्चे देखो, आपको एक तरफ u1 का स्क्वायर इंटू बच्चे साइन स्क्वायर थीटा 1 मतलब साइन 45 का स्क्वायर, साइन 45 का स्क्वायर, ये बराबर दिया है बच्चे u2 स्क्वायर इंटू साइन 60 का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं बच्चे। तो u1 का स्क्वायर इंटू बच्चे साइन 45 मतलब कितना, 1/2 रूट 2, उसका स्क्वायर कर रहे हो बच्चे। ये बराबर किसके होगा, u2 के स्क्वायर के इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, √3/2 का स्क्वायर। ऐसा कुछ लिख सकते हो। देखिए लिखना आसान है बच्चे। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं u1 का स्क्वायर इंटू 1/2 दैट इक्वल टू u2 का स्क्वायर इंटू 3/4। ये कटेगा बच्चे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ आ गया u1 का स्क्वायर दैट इक्वल टू u2 का स्क्वायर इंटू 3/2। आप इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करोगे बच्चे, आपको समझाना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये क्या आएगा, 3/2।
तो यहाँ से बच्चे u1 बाई u2 जो होगा ये रूट में क्या आ जाएगा 3/2। 3/2 देखिए कोई ऑप्शन है या नहीं, कौन सा है ऑप्शन, थर्ड। तो बच्चे 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। इसके बाद फिर बच्चे वो कह रहा है कि ए मैन क्रॉसेस द रिवर परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो इन टाइम t सेकेंड, और वो ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन t सेकेंड, कैपिटल T सेकेंड। द रेशियो ऑफ मैन स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ रिवर वाटर विल बी। देखिए बच्चे, अब ये बोल के रखा है कि आपको रेशियो बताना है। क्या करना है, रेशियो बताना है मैन की स्पीड का और किसका, स्पीड ऑफ वाटर की। तो देखो बच्चे, मान लेते हैं कि आपके पास एक प्यारी सी रिवर है, मान लो रिवर है, बोर्ड पे फ्लो हो रही है। अब क्या है बच्चे कि वो कह रहा है कि क्रॉस कैसे करना है, परपेंडिकुलर, कैसे क्रॉस करना है। अब नदी में आप यहाँ कूदोगे तब तो इधर निकलोगे, आपको कूदना कुछ ऐसे पड़ेगा, और ये वेलोसिटी बच्चे मान लेते हैं v है। जो ये मैन की स्पीड है इसे मान लेते हैं बच्चे v है, और रिवर ऑफ वाटर को क्या मान लेते हैं, u। v और u मान लेते हैं। अब बच्चे देखो, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि अब देखो ये इधर की तरफ कूदेगा और रिवर जो है वो कुछ इधर जा रही है बच्चे। अब जब हमें नेट चाहिए इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर हम निकाल रहे हैं, कब, जब ये परपेंडिकुलर है। कब है, परपेंडिकुलर, मतलब हम केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि जब डिस्टेंस हमें तब निकालना है जब ये परपेंडिकुलर है। कौन भैया, रिवर फ्लो, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो बच्चे इसका फार्मूला क्या होता है, अब देखो ये v है और ये क्या है बच्चा, u। तो यहाँ से अब बड़े आराम से रिलेटिव मोशन से क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिख सकते हो बच्चे। या इतना भी नहीं करना है बच्चे ना, तो ये देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ठीक है। अब क्या लगा दो, अब ये v है ये u है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, रिलेटिव मोशन भी मत लगाओ, ये कर दो। अब बच्चे अगर मुझे ये लिखना हुआ, डिस्टेंस लिखना हुआ, तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड तो हमें पता लग गई है, कितना बच्चे, रूट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इंटू टाइम आपको बोल के रखा है बच्चे t। क्वेश्चन में इतना दे रखा है। फिर वो कह रहा है कि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डाउन स्ट्रीम में। अब डाउन स्ट्रीम में कर रहा है कि मतलब जिधर आदमी बह रहा है उधर ही कौन जा रहा है, पानी भी जा रहा है, रिवर फ्लो भी है। तो बच्चे डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउन स्ट्रीम। अब बच्चे दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐड हो जाएगी, डायरेक्ट लिख सकते हो v प्लस u। टाइम का ध्यान देना बच्चे कि टाइम दोबारा बदल दिया गया है, कैपिटल T है इस बार। अब बच्चे आपको ये पता है कि दोनों बार की डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, सेम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर t दैट इज इक्वल टू v प्लस u t। बच्चा एक प्यारा सा काम करिए, दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो बच्चे इसे क्या लिख सकते हो, v प्लस u, इसे क्या लिख सकते हो, v माइनस u, यहाँ पे बच्चे t स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हो, v प्लस u, v प्लस u टी स्क्वायर। ऐसा अगर हम लिखना चाहें तो बच्चे लिख सकते हैं कि नहीं। अब डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल यूज कर दो बच्चे, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो v बाई। अब बच्चे रूल डायरेक्ट यूज करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब ये बच्चे ठीक है, यहाँ पे पहले वाले का लिखते हैं हम लोग, पहले इसी को लिख देते हैं, -1 टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बच्चे v बाई u -1 प्लस 1 टी स्क्वायर। ऐसा कुछ लिख सकते हैं बच्चे, देखो ध्यान से कि लिखा जा सकता है कि नहीं। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए बच्चे, v चाहिए और u चाहिए। तो यहाँ से बच्चे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना इसको, तो ये बच्चे आ जाएगा v बाई यू इक्वल टू v बाई यू। अगर इसको कैलकुलेट करोगे, हल्का सा बच्चे मल्टीप्लिकेशन करना है और मुझे उम्मीद है कि आप वो बहुत आराम से कर लोगे। तो इसे लिख सकते हो आप टी स्क्वायर
प्लस टी स्क्वायर अपान टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हो, अपान बच्चे क्या लिख सकते हो, स्मॉल टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, स्मॉल टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ऐसा कोई आंसर है बच्चे? टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो एक ही बच्चे आंसर दिख रहा है, कौन सा? थर्ड। तो 48 का क्या होगा? थर्ड। अगला आते हैं बच्चे, एक पर्सन है वो ठीक है किसी स्टॉल्ड एसिलेटर पे चल रहा है, मतलब रुके हुए एसिलेटर पे चल रहा है 90 सेकंड में। जब ये ठीक है सेम एक्सीलेटर पे मूव कर रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है? 60 सेकंड। अब आपसे वो पूछ रहा है कि कितने टाइम में वो मूविंग एक्सीलेटर पे चलेगा। तो मैं याद दिलाऊं कि एक क्वेश्चन मैंने इस पे पहले कराया है इसी पेपर में, जहाँ का रिजल्ट बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जो जब मूविंग आएगा तो रिजल्ट क्या आया था बच्चे? ऊपर आपने क्या किया था? मल्टीप्लिकेशन किया था, नीचे क्या किया था? ऐड। तो T1 इंटू T2 अपान T1 प्लस T2। बच्चे याद करिए ये क्वेश्चन का रिजल्ट आपने इसके पहले लाया था, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 60 अपान 90 प्लस 60, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो बच्चे ये आपका हो जाएगा 5400 अपान बच्चे 150, 0 से 0 कैंसिल कर दो तो कितना आ गया? 540 अपान 15। 3 से डिवाइड कर दो बच्चे 180 अपान बच्चा कितना आ गया? 5। तो 180 का कितना आ जाएगा? अब ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। 360/10, यहाँ से बच्चे कितनी वैल्यू आ गई? 36 सेकेंड। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। टू बॉडीज आर थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी थीटा एंड 90 माइनस थीटा रिस्पेक्टिवली विथ हॉरिजेंटल, देन देयर मैक्सिमम हाइट आर इन द रेशियो। अब ये पूछ रहा है कि ठीक है एक को आपने थीटा से फेंका है, दूसरे को किससे फेंका है? 90 माइनस थीटा से। तो बच्चे देखो पहला तो आप लिख सकते हो h1 ले लेते हैं, वो बच्चे आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। h2 को अगर हमें लिखना हुआ तो बच्चे हम लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। आपको पता है बच्चे साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये कौन है? h2। आपसे रेशियो पूछा जा रहा है h1 और h2 का, तो h1 अपान h2 जो होगा बच्चे वो क्या आ जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g डिवाइडेड बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। 2g से 2g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, तो बच्चे क्या आ गया आपके पास? अब देखिए बच्चे ध्यान रखिएगा इसको लिखते हुए कि अब बच्चे अगर आप ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ही आपके साथ खेल हुआ है, बाकी कहीं नहीं हुआ है। तो बच्चे इसे क्या लिख सकते हो आप? साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बच्चे क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा बाई कितना आ गया? 1। लेकिन बच्चा ध्यान देना कि अब इसमें थोड़ा सा खेल कर दिया गया है। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा। फिर बच्चे इधर आओ, तो अब पता है बच्चे कि कॉस स्क्वायर 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप बच्चे? कॉस को सेक लिख सकते हो, तो इसे क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा अपान बच्चा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से बच्चे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यू लाइट प्रयास चैनल। हम लोगों का सेशन यही समाप्त होता है।